आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है, दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। कल सुबह के बड़े अखबारों के पहले पन्ने की हर खबर अगले 1 घंटे में हम रखेंगे जनहित में आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। अब से कुछ घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचने वाले हैं। कल मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप एक साथ बैठेंगे। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकियों और अवैध प्रवासी भारतीयों को डिपोर्ट करने के बाद बड़ा सवाल है, क्या दो दोस्तों के बीच पहले जैसी गर्मजोशी होगी? आपको बताएंगे कि कल क्यों भारत और अमेरिका के बीच दिल और दोस्ती से ऊपर डील रहने वाली है। इसके बाद दिल्ली के सीएम का अपडेट देंगे। अपडेट तो यही है कि दिल्ली को 16 तारीख के बाद ही सीएम मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका से लौटने के बाद ही दिल्ली को मुख्यमंत्री मिल पाएगा। लेकिन हम आपको वो 3P का फॉर्मूला बताने जा रहे हैं, जिसके अंदर बीजेपी दिल्ली का नया सीएम, नया मुख्यमंत्री ढूंढ रही है। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में लेकर चलेंगे। क्या शरद पवार सियासी पलटी मारने का प्लान बना रहे हैं? पवार ने एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का सम्मान क्या कर दिया? उद्धव की शिवसेना आग बबूला हो रही है। शिंदे को गद्दार तक कह दिया। शरद पवार पर भी सवाल उठा दिए हैं। और आगे दिखाएंगे कॉमेडी के नाम पर समाज में गंदगी फैलाने वाले उन चेहरों को जो अपनी करतूत पर माफी मांग रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस शर्मनाक हरकत पर माफी ही काफी है या फिर बड़ा एक्शन होना चाहिए? और आपको लेकर चलेंगे महाकुंभ, जहां स्नान करने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंचने वाला है। आज माघी पूर्णिमा पर खुद सीएम योगी ने कंट्रोल टावर से भीड़ पर नजर रखी। आज का विहंगम दृश्य भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं जनहित में विस्तार से खबरों की। और सबसे पहले बात दिल, दोस्ती और डील की। हालांकि इसमें दिल और दोस्ती को थोड़ा साइड में रख दें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक बार डील हो गई तो दिल वैसे भी लगा ही रहेगा, दोस्ती भी बनी रहेगी। हम बात कर रहे हैं इंडिया फर्स्ट और अमेरिका फर्स्ट के बीच डील की। अब से कुछ घंटों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी 6 से 7 घंटे के बाद फ्रांस से अमेरिका पहुंचेंगे। कल व्हाइट हाउस में उनका ग्रैंड वेलकम होगा। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी द्विपक्षीय चर्चा होने वाली है। मोदी प्रेसिडेंट ट्रंप की नई टीम से भी मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के डेलीगेशन भी आमने सामने बैठकर अपनी बात बढ़ाएंगे। आगे के एजेंडे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बाकी लंच और डिनर डिप्लोमेसी तो बहुत रूटीन है ही इस तरह के दौरों में, जो पहले भी आप तक हम पहुंचाते रहे हैं। ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी का यह पहला अमेरिका विजिट है। ट्रंप के इस कार्यकाल में प्रधानमंत्री चौथे वर्ल्ड लीडर हैं जो ट्रंप से मुलाकात करेंगे, जिन्हें ट्रंप ने खास निमंत्रण दिया है। मोदी और ट्रंप की बीते 8 साल में यह 8वीं मुलाकात होगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि इस दौरे में दिल दोस्ती को थोड़ा पीछे रखना होगा और डील को आगे बढ़ाना होगा। आखिर इस तरह की बातें हम क्यों कर रहे हैं, इसका जवाब हमारी ये रिपोर्ट देगी। सितंबर 2019 जब न्यूयॉर्क के हाउडी मोदी इवेंट में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अमेरिका में ही मोदी मैजिक देखा। 24 फरवरी 2020 जब ट्रंप भारत आए और अहमदाबाद के नमस्ते ट्रंप में मोदी की जबरदस्त फैन फॉलोइंग दिखी। नमस्ते and hello to India. यूं तो मोदी और ट्रंप बतौर राष्ट्राध्यक्ष इससे पहले भी 5 बार मिले थे, लेकिन नमस्ते ट्रंप के बाद मिलना नहीं हुआ। फिर ट्रंप की सत्ता भी चली गई। बयानों से ही पता चलता रहा कि दिल और दोस्ती के रिश्ते अब भी ट्यून हैं। लेकिन पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की 8वीं मुलाकात में सबसे बड़ा सवाल है कि ये दोस्ती दिल से आगे बढ़ेगी या दोस्ती की उम्र डील से तय होगी। सत्ता संभालते ही 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को भी हथकड़ी बेड़ी में बांधकर भारत भेजना और चीन, कनाडा, मैक्सिको की तरह भारत को भी टैरिफ बढ़ाने की धमकी देना
भारत के लिए डोनाल्ड ट्रंप का ये नया रूप है। मेरा ऐसा मानना है कि जो ट्रेड संबंधी जो भी विषय भारत और अमेरिका के बीच में ट्रंप प्रशासन के कार्यकाल के दौरान आएंगे, दोनों नेताओं के बीच में टैरिफ से संबंधित जो बातें होंगी उसमें कोई ऐसा वे आउट निकलेगा कि जो कि एक विन विन सिचुएशन पैदा करेगा। मोदी और ट्रंप मिलेंगे और बैठेंगे तो जाहिर है अहम बात इन्हीं दो मुद्दों पर होगी। पहले मुद्दों की लिस्ट देखें जिन पर मोदी और ट्रंप में बात होगी। इनमें टैरिफ और आयात शुल्क, द्विपक्षीय व्यापार, अवैध आप्रवासन, H-1B वीजा, रक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, IMEC यानी इंडिया ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच होने वाली बैठक के इन मुद्दों से साफ है कि बदले वैश्विक माहौल में भारत और अमेरिका के बीच संबंधों के साथ अपने अपने हितों की रक्षा पर भी खासा जोर रहने वाला है। कल जब दोनों के बीच बात होगी तो कहीं न कहीं मेक इन इंडिया और अमेरिका फर्स्ट के बीच मुकाबला होगा। चैलेंज यही होगा कि मोदी और ट्रंप अपने अपने देशों के फायदे को साध कर कैसे दोस्ती आगे बढ़ाते हैं। ऑब्जेक्टिव मोदी विजिट का ये है और ट्रंप मीटिंग का कि दुनिया भर में सिग्नल जाए, हमारी इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स को भी सिग्नल जाए कि भारत और अमेरिका के रिश्ते एक स्थिर कांस्टेंट पटरी पर हैं और इन रिश्तों में कोई बड़े सरप्राइजेस नहीं आएंगे, क्योंकि सरप्राइजेस आते हैं तो अनसर्टेनिटी होती है, इकोनॉमी में इंपैक्ट होता है। पीएम मोदी ने बहुत पहले एक रैली में कहा था बिजनेस उनके खून में है। रही बात ट्रंप की तो वो बिजनेसमैन ही हैं, तो पूरी संभावना मानकर चलें कि कल दिल और दोस्ती की बात होगी लेकिन डील हावी होगी। तो मुलाकात होगी, क्या क्या बात होगी, कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम सीधे आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। वॉशिंगटन डीसी से जुड़े हैं हमारे रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल, मेरे वरिष्ठ सहयोगी हैं। जगविंदर, पूरा का पूरा कार्यक्रम क्या है प्रधानमंत्री का, सबसे पहले तो इसके बारे में जानकारी दें आप। देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचेंगे और उनकी मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप उनको डिनर दे सकते हैं। डिनर के अगले दिन उनकी द्विपक्षीय बातचीत होगी और इसके साथ साथ वो यहाँ के जितने भी बिजनेस टाइकून हैं उनसे मुलाकात करेंगे। सवाल चित्रा दो हैं पड़े। एक तरह से इस दोस्ती का ये इम्तिहान भी है। ट्रंप को आज जरूरत है मोदी की। क्यों जरूरत है मैं बताता हूं। सबसे पहले एक ट्रेड डील होगी और ट्रेड डील के हिसाब से अमेरिका को जिस क्राइसिस से ट्रंप को निकालना है और जिसके लिए वो अपने आप को आज अमेरिका के नेल्सन मंडेला बनते हुए दिखना चाहते हैं, वो सबसे जरूरी ये है कि कैसे भारत एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है वहां पर, चाहे वो इंटरनेट की दुनिया है, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी के रिएक्टर्स हैं या फिर क्रूड ऑयल है या फिर मोटर बाइक और लग्जरीज आइटम जो बनाता तो अमेरिका है, लेकिन भारत में उनकी बड़ी डिमांड रहती है और भारत में उसके खरीदार हैं। उन सब ट्रेड डील्स को कैसे वो एक समझौते, एक एग्रीमेंट में तब्दील करेंगे, क्योंकि ये चैलेंज अमेरिका में ट्रंप फेस कर रहे हैं। अगर ट्रंप अमेरिका के बिजनेस को, अमेरिका में और पैसा बाहर से नहीं ला पाते हैं तो उनके लिए ये चैलेंज बढ़ जाता है और उनको लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, उस मार्केट में जितनी भी संभावनाएं हैं उससे जुड़ी हुई तमाम चीजें देख ली जाएं, चाहे डिफेंस सेक्टर हो, एनर्जी सेक्टर हो, चाहे वो इकोनॉमी का सेक्टर हो, चाहे वो तमाम तरह के बाकी के जितने भी कम्युनिकेशन और इंटरनेट के साधन हैं, उन तमाम चीजों में देखना चाहते हैं। दूसरी बात, मोदी के लिए चैलेंज क्या है? मोदी के लिए चैलेंज ये है कि कैसे ये जो डिपोर्टेशन का इशू खड़ा हुआ है, जो पॉलिटिकली इतना ह्यूमिलेशन महसूस किया जा रहा है, उसको कैसे डिफ्यूज करे। क्या अगली जो 2 फ्लाइट जो प्रपोज्ड हैं आने के लिए, क्या वो सिविल फ्लाइट आ जाएंगी? क्या प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद ट्रंप उनको सरकारी एयरक्राफ्ट में भेजने की बजाय, एयरफोर्स के C-17 में भेजने की बजाय, क्या उनको सिविल फ्लाइट से भेजेंगे जहां उनको पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां नहीं लगी होंगी? ये एक बड़ा मुद्दा है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे जो भारत के पड़ोस में तमाम उन देशों ने भारत के नाक में दम करने की साजिशें रची हैं, जो चाइना और पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहे हैं या चाइना और पाकिस्तान कर रहे हैं समुद्र से लेकर बॉर्डर तक, उसको कैसे डिफ्यूज करें। चौथी बात रही कि आतंकवाद को लेकर जिस तरह की यहां से भारत के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं, चाहे SFJ हो या फिर बाकी खालिस्तान का मुद्दा हो, उन तमाम चीजों को कैसे डाउन करना है, उनको अमेरिकन कोर्ट का सहयोग ना मिले, उसके लिए ट्रंप से मदद मांग सकते हैं मोदी, क्योंकि ट्रंप जिस तरह के
एग्जीक्यूटिव फैसले कर रहे हैं उसमें ये एक मील का पत्थर साबित हो सकता है भारत को रियायत दें। लेकिन मुझे क्या लगता है, ट्रंप की भी ये चाल है। ट्रंप को लगता है कि भारत में इस तरह से पहली बार यूएस का एयरक्राफ्ट और डिपोर्टेशन के मसले को हवा देकर वो जो मिनी ट्रेड डील करना चाहते हैं उसके लिए एक माहौल बनाने की भी ये कोशिश है। और अगर मोदी के आने के बाद सिविल फ्लाइट में वापसी शुरू हो जाती है इन्हीं डिपोर्ट किए गए तमाम लोगों की जो दूसरा और तीसरा बैच आना है और वहां पर यूएस का एयरफोर्स क्राफ्ट नहीं जाता है, तो हम ये मान लेंगे कि ये एक दबाव बनाने की रणनीति थी। और एलन मस्क की डिश और एलन मस्क की टेस्ला कार जिसको कि लॉन्च करना चाहते हैं ट्रंप भारत में, क्या उस पर मुलाकात और बात से ग्रैंड एंट्री का रास्ता निकलेगा, ये एक महत्वपूर्ण बात है। अब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन क्या रहेगी, लगातार ये सवाल कायम है। सवाल के साथ आगे मैं आपके पास आऊंगी। जगविंदर लगातार ग्राउंड जीरो से हमें जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जिन बड़े मुद्दों का उन्होंने जिक्र किया है उसमें सबसे पहले टैरिफ पर आ जाते हैं। पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग तक कह दिया था। इस चुनाव प्रचार में शुरू से धमकी दे रहे थे कि ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगा देंगे, जो कहा सो किया भी। राष्ट्रपति बनते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके चीन, कनाडा, मैक्सिको पर टैरिफ बढ़ा दिया गया, लेकिन भारत पर अपना हाथ रोक लिया। अब जानते हैं क्यों। कहीं ना कहीं ट्रंप को पता है कि भारत पर वो ऐसे धौंस नहीं जमा सकते, और यह भी कॉन्फिडेंस रहा होगा कि भारत में क्योंकि मोदी है तो जरूर कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे दोनों देशों का भला हो। ट्रंप नहीं चाहते कि भारत का अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस हो, चाहते हैं भारत जितना निर्यात करता है उतना आयात भी करे। ट्रंप चाहते हैं कि भारत अमेरिकी प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाए। अमेरिका अपनी लग्जरी कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटवाना चाहता है। ट्रंप के सिर पर अमेरिका फर्स्ट के नारे का बोझ है। उन्हें अमेरिका को दिखाना है कि वो देश का प्रॉफिट बढ़ाने, मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। पिछले कार्यकाल में भी उन्होंने कुछ चीजों पर टैरिफ बढ़ाया था। जवाब में भारत ने भी अमेरिका की 20 चीजों पर टैरिफ बढ़ा दिया था। हालांकि बाद में दोनों देश थोड़ा पीछे हटे थे। भारत और अमेरिका से वैसे टकराव के रास्ते पर नहीं जैसा कि चीन है, इसीलिए पीएम मोदी ने अमेरिका जाने से पहले बजट में ही इस दौरे की जमीन तैयार कर दी थी। ताजा बजट में भारत ने इंपोर्ट ड्यूटी 13% से घटाकर 11% कर दी। ये कमी इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों पर की गई है। भारत में 75% अमेरिकी उत्पादों पर सिर्फ 5% इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। व्यापार घाटे के मामले में भी भारत अमेरिका के लिए 11वें नंबर पर है। अमेरिका का चीन से व्यापार घाटा 30% और भारत से 3.2% है। अमेरिका $29 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जबकि भारत अभी सिर्फ $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी। लेकिन भारत 145 करोड़ लोगों का देश है, सबसे बड़ा बाजार है। अमेरिका की अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स कंपनियों, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस के टिके रहने का आधार है। ओपन एआई, क्यूजे और इसकी टेक कंपनियों का सबसे बड़ा कंज्यूमर भी। यही वजह है जो ट्रंप टैरिफ पर सिर्फ धमकी पर रुके हुए हैं, मोदी से डील के लिए इंतजार कर रहे हैं। जगविंदर पटिया लगातार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। जगविंदर, हमने डिटेल में बता दी, देखिए चुनौतियां भी कई हैं, लेकिन हिंदुस्तान की ताकत को भी ट्रंप पहचानते हैं। शायद इसी वजह से कुछ कदम अपने पीछे भी खींचे गए और इस मीटिंग का इंतजार किया गया जो कल होने वाली है। देखिए, ट्रंप बड़े चतुर बिजनेसमैन हैं और उनको ये पता है कि अगर वो रिक्वेस्ट करेंगे भारत से या बड़े देशों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चीन का जो है वो इंपोर्ट कम करके वहाँ पर हमारा जो है वो इंपोर्ट बढ़ाइए, तो इस तरह से बात नहीं बनने वाली। तो उन्होंने एक समझदार, एक तेज तर्रार बिजनेसमैन होने के नाते वही चाल चली। उन्होंने देखिए ना कितने यूएस एयरक्राफ्ट गए हैं, बाकी मुल्कों के लोगों को भी तो वापस भेजा जाना है। भारत क्योंकि एक बड़ा मार्केट है इसलिए उन्होंने ये जमीन तैयार की है। और आप देख लेना आने वाली अगली फ्लाइट्स मुझे नहीं लगता कि वो यूएस एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट होंगे, वो सिविल फ्लाइट्स ही होंगी। और भले वो भारत भेजे या फिर वो अमेरिका सिविल फ्लाइट में अलाउ कर दे, लेकिन जो 18,000 लोगों का डिपोर्टेशन होना है उस डिपोर्टेशन में इस तरह से यूएस एयरक्राफ्ट नहीं आएंगे। ये एक माहौल बनाया गया मोदी के दौरे से पहले, और इस माहौल के चलते ही मुझे लगता है कि जो ट्रेड डील्स हैं उनको क्रैक करने में मदद मिलेगी। दूसरी बात, भारत ने रियायत और एक नरम रुख दिखाया था। अगर आप बजट की बात देखें तो जो न्यूक्लियर एनर्जी की बात होती है उसमें भी अमेंडमेंट्स किए गए थे, क्योंकि विदेशी कंपनियां न्यूक्लियर रिएक्टर सप्लाई करने के लिए उस तरह से आगे नहीं आती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि लीकेज के मामले में भारत के लॉ बड़े सख्त हैं। 1984 के भोपाल गैस कांड को देखते हुए कोई भी सरकार इसमें नरमी नहीं बरतती थी। लेकिन अगर हम देखें इस बजट में नरमी दिखाई गई, और उसी के चलते ये हो रहा है कि जो एडवांस्ड और स्मॉल जो रिएक्टर हैं न्यूक्लियर एनर्जी के, वो एक्सपोर्ट किए जा सकेंगे
तो अमेरिका को, फ्रांस को और जर्मनी जैसे जो बाकी मुल्क हैं, इनको इसमें मदद मिलेगी और भारत का भी इसमें फायदा होगा ये कि हमारे जितने भी मेगा पावर प्लांट लगेंगे उनमें ज़्यादा एनर्जी उपलब्ध होने के लिए या उनमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हमें इन रिएक्टर से मदद मिलेगी। तो भारत ने भी नरम रुख दिखाया है। अभी तक अमेरिका की तरफ से भी कोई ऐसे एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो नहीं लगाए गए हैं भारत की तरफ, जिस तरह के चाइना की और कनाडा पर लगाए गए थे। तो दोनों तरफ से ये नरमी है, लेकिन असल मकसद क्या है? भारत ये डिपोर्टेशन और जो आतंकवाद को लेकर यहां से जिस तरह से आवाज दी जाती है भारत में, उसको रोकना चाहता है। और तीसरी बात, जो डिपोर्टेशन की जो ह्यूमिलेशन हो रही है उसे खत्म करना चाहता है, जो साइकोलॉजिकल स्टिग्मा है उसे खत्म करना चाहता है। तो दूसरी तरफ ट्रंप बड़ी चतुराई से अपनी इकोनॉमी को ऊपर लाने के लिए भारत को एक बाजार के तौर पर यूज करना चाहते हैं। तो ये गिव एंड टेक की पॉलिसी है। देखते हैं कल क्या चीजें निकल कर आती हैं बाहर। ठीक है जगविंदर, आप हमारे साथ बने रहिए। यकीनन अमेरिका को भी पता है कि भारत की महत्ता कितनी ज्यादा है और इसी वजह से गिव एंड टेक जिसका जिक्र कर रहे थे जगविंदर पटियाल, उस पर हम आएंगे। लेकिन उसके पहले जल्दी से बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा ऐसे वक्त हो रहा है जब अमेरिका से अवैध प्रवासी भारतीयों को भारत डिपोर्ट किया जा रहा है और उन्हें हथकड़ी बेड़ियों में जकड़कर डिपोर्ट किए जाने का मुद्दा भारत में चर्चा में है। अमेरिका अवैध भारतीय प्रवासियों का 104 लोगों का एक जत्था भारत वापस भेज चुका है। दावा किया जा रहा है इस लिस्ट में अभी 18,000 प्रवासी भारतीय और हैं। दावे तो ये भी हैं कि अमेरिका में करीब 7.25 लाख अवैध प्रवासी भारतीय हैं, ऐसे ही जिनको डिपोर्ट किया जाएगा। हालांकि विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर पहले ही साफ कर दिया है, अमेरिका से अवैध प्रवासियों की वापसी कोई नई बात नहीं है, लेकिन ट्रंप की नई नीतियों के चलते हजारों भारतीय ग्रीन कार्ड होल्ड होने से अमेरिका में अटक गए हैं। ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात में इस मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। भारत का ज्यादा जोर अमेरिका में H-1B वीजा कोटा बढ़ाने पर भी रहेगा, जिसके जरिए ज्यादा भारतीय IT प्रोफेशनल्स अमेरिका में काम कर पाएं। वीजा और इमिग्रेशन के मुद्दे पर पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप सख्त रुख दिखा चुके हैं। दूसरे टर्म में ट्रंप ने आते ही अमेरिका में बसे अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इस मुद्दे पर ट्रंप किसी भी देश को रियायत देने के मूड में नजर नहीं आ रहे। इसके बावजूद उम्मीद है कि H-1B वीजा और होल्ड हुए ग्रीन कार्ड के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई रास्ता तलाश लिया जाए। अमेरिकी टेक कंपनियों में भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का बोलबाला है। खुद अमेरिकी कंपनियां भी नहीं चाहती कि IT प्रोफेशनल्स में किसी भी तरह की अफरा तफरी मचे और इसका सीधा असर उनकी इंडस्ट्री पर दिखाई दे। जगविंदर पटियाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, जो विस्तार से आपको पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि इसके मतलब मायने क्या हैं। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये जो अमेरिकी टेक कंपनियों में भारतीय सॉफ्ट इंजीनियर्स का जो बोलबाला है, उसके मद्देनजर किस तरह के निर्णय सामने आ सकते हैं जगविंदर? देखिए चित्रा, इसमें तो एक और एलन मस्क नई क्रांति करने की फिराक में है और जिसका भारत के रिलायंस ग्रुप को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि काफी टाइम से अमेरिका की एक कोशिश चल रही है कि भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको लॉन्च किया जाए। स्पेसएक्स ये एलन मस्क की कंपनी है और एलन मस्क किसी भी हालत में इसे फैलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। होता क्या है कि इससे होगा क्या, भारत में अगर देखिए आप, अगर 10,000 रुपए की कोई नौकरी करता है या 10 करोड़ का एनुअल पैकेज लेता है, सब लोग दबाकर डेटा यूज करते हैं। भारत में इंटरनेट डेटा सस्ता भी है अगर हम विदेशों की तुलना में। बिल्कुल, इसीलिए इतना बड़ा कारोबार होने के बावजूद एलन मस्क इस डिश को अभी तक भारत में लॉन्च नहीं कर पाए हैं, क्योंकि भारत सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी है। और अगर ये डिश लॉन्च हो जाती है तो जाहिर सी बात है, चाहे समुद्र हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, उसमें आप अपने मोबाइल फोन को, आप अपने इंटरनेट के जरिए टीवी को और तमाम चीजों को चला सकते हैं, सैटेलाइट फोन को भी चला सकते हैं। तो इस तरह का सिक्योर नेटवर्क देने की बात एलन मस्क कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि मुकेश अंबानी का जियो नेटवर्क बहुत बड़ा है और वो किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कि अगर ये एलन मस्क की डिश वहां पर लॉन्च हो जाती है और भारत में इसका चलन बढ़ जाता है तो जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलायंस ने क्रिएट किया है वो सब धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि ये इसकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है कि दर्जनों सैटेलाइट हैं आसमान में जो इस डिश को जो है वो इंटरनेट का सिग्नल उपलब्ध करवाते हैं और बिना वायर के आप कहीं भी जंगल से समुद्र तक जो है वो इंटरनेट की सेवाएं ले सकते हैं। भारत इंटरनेट का बहुत बड़ा कंज्यूमर है, इसीलिए एलन मस्क इस डिश को हर हाल में लॉन्च करना चाहते हैं। और दूसरा, जिस तरह से
अमेरिका में उनकी टेस्ला कार जो है वो अपनी ऑटोमेटिक सुविधाओं के लिए और बैटरी ऑपरेटेड होने के कारण फेमिलियर हुई है, उसी का प्लांट वो उसी की ग्रैंड एंट्री वो करवाना चाहते हैं भारत में भी। ये दो चीजें ट्रंप को किसी भी हालत में अप्रूव करवानी है। इटली ने भी हालांकि अभी कुछ दिन पहले एलन मस्क को मना कर दिया था कि हम आपकी जो डिश है उसे लॉन्च नहीं करना चाहते, लेकिन क्या भारत में उनकी एंट्री हो पाएगी? ये एक बड़ा चैलेंज है ट्रंप के लिए भी, मोदी के लिए भी और एलन मस्क के लिए भी। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद जगविंदर इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बड़ी कवरेज ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे सहयोगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। सभी की निगाहें इस डील पर टिकी हुई हैं कि आगे कदम कैसे बढ़ाएगा भारत और हिंदुस्तान के मद्देनजर जो चुनौतियां हैं उसको पार कैसे पाया जाएगा। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का पूरा अभियान मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले नारे के आसपास घूमता रहा है। राष्ट्रपति बनने से पहले ट्रंप ने अमेरिकी जनता के साथ पूरी दुनिया को साफ कर दिया था कि वो सत्ता में लौटे तो अमेरिका के हित उनके लिए सबसे ऊपर रहेंगे। अमेरिका के लिए सबसे फायदे का सौदा रहा है डिफेंस सेक्टर। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया अभियान को लेकर 10 साल से लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी इन्वेस्टर्स को सीधा संदेश है कि भारत में निवेश का मतलब है भारत में आओ, भारत में ही बनाओ। For large programs like fighters and the like, that is likely going to be a requirement for assembly in India and that's a national security prerogative. You need a volume of orders that are much larger than just India. You need to actually think about it regionally and beyond because it has to be for exports. It has to be make in India for India and make in India for the world. वहीं ट्रंप का सबसे ज्यादा जोर डिफेंस में एक्सपोर्ट बढ़ाने पर है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। ट्रंप चाहते हैं कि भारत ज्यादातर डिफेंस डील अमेरिका से ही करे क्योंकि रक्षा क्षेत्र में आज भी रूस भारत का सबसे भरोसेमंद है। मोदी चाहते हैं डिफेंस डील हो तो मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, वहीं डिफेंस डील्स आगे बढ़ाएं जिसमें भारत का ज्यादा फायदा हो। रक्षा सौदों में हथियार डिलीवरी बिना रुकावट, बिना देरी के हो जाए, फिर चाहे वो रूस से हो, यूरोप से हो या फिर अमेरिकी कंपनियों से। ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिकी सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से इसकी आशंका जताई गई थी कि मेक इन इंडिया और अमेरिका फर्स्ट की नीतियां आपस में टकरा सकती हैं। हालांकि इस बात को 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब जब प्रेसिडेंट ट्रंप और पीएम मोदी दोनों एक बार फिर बातचीत के टेबल पर आमने सामने होंगे, रक्षा क्षेत्र में दोनों देश अपने अपने स्तर पर एक दूसरे को कितनी रियायत देंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। असल में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रवाद के जिस रथ पर सवार हैं वो उन्होंने पीएम मोदी से ही सीखा है। जिस इंडिया फर्स्ट के नारे से पीएम मोदी ने भारतीय जनमानस में अपनी पैठ बढ़ाई और सत्ता की हैट्रिक भी लगाई, उसी की तर्ज पर ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट को अपनी सफलता का आधार बनाया है। उम्मीद कर सकते हैं कि डील पक्की होगी तो दिल के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। वर्ल्ड डिप्लोमेसी से निकलकर अब जरा इंडियन पॉलिटिक्स पर आ जाते हैं। 6 दिन हो गए हैं दिल्ली में बीजेपी को चुनाव जीते हुए, लेकिन नया सीएम मिलने से 4 दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। नया सीएम तो आपको बीजेपी ही बताएगी। हम इतना जरूर बता सकते हैं कि 3P का एक फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले के अंदर दिल्ली का नया मुख्यमंत्री ढूंढा जा रहा है। देखिए। पी से प्रवेश, पी से पूर्वांचल, क्या इन दोनों पी के बीच फंसी हुई है दिल्ली में सत्ता की कुर्सी? अलग अलग तरह की पॉलिटिकल गॉसिप है, कभी किसी का नाम चर्चा में आगे होता है तो कभी किसी का। बीजेपी हमेशा से सीएम की कुर्सी का सस्पेंस बढ़ाती रही है, दिल्ली में भी यही होता दिख रहा है। इन चर्चाओं के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मुलाकात हुई। तस्वीरें सोशल मीडिया पर जारी की गई। ये तो सबको पता है कि सीएम के नाम पर फाइनल मुहर प्रधानमंत्री मोदी लगाएंगे, लेकिन जब बड़े नेता मिलते हैं तो कुछ ना कुछ चर्चा जरूर होती है। वीरेंद्र सचदेवा और जेपी नड्डा की मुलाकात इसलिए अहम है क्योंकि इस मुलाकात से पहले मंगलवार की रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ जेपी नड्डा की घंटे भर तक चर्चा हुई है। सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद ही विधायक दल की बैठक होगी, यानी कि 16 फरवरी तक लगातार गॉसिप का बाजार गर्म रहेगा। और इसका मतलब ये भी होता है कि 16 फरवरी के बाद ही दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक होना तय है। मतलब नतीजों के बाद कम से कम 8 दिन पॉलिटिकल कॉरिडोर में चर्चा इस बात की हो रही है कि बीजेपी बहुमत के बाद जब सरकार बनाने में देरी करती है मतलब चौंकाती है। 2023 में बीजेपी एमपी में बम्पर सीट जीत कर आई थी
शिवराज का सीएम बनना तय लग रहा था, लेकिन बीजेपी ने चौंका दिया। 3 दिसंबर 2023 को नतीजे आए थे। बीजेपी ने वहां हफ्ते भर तक सोच विचार किया। 11 दिसंबर को शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव को सीएम चुनकर चौंका दिया। ऐसा ही फैसला बीजेपी ने तब राजस्थान में भी लिया। नतीजों के 9 दिन बाद 12 दिसंबर को मीटिंग की और वसुंधरा की जगह भजनलाल शर्मा को सीएम बना दिया। छत्तीसगढ़ में भी नतीजों के 7 दिन बाद 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई और रमन सिंह के नाम की जगह विष्णुदेव साय को नेता चुन लिया गया। दिल्ली में चूंकि बीजेपी 26 साल बाद सरकार बनाने जा रही है, इसलिए कई दावेदार हैं, कई तरह के नाम चर्चा में हैं। बीजेपी को दिल्ली में सरकार चलाने के लिए ऐसा नेता चाहिए जो दिल्ली की राजनीति में केजरीवाल को चुनौती दे सके, दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बना सके। दिल्ली में फिलहाल नाम तय होने से पहले बैठकों का दौर चल रहा है। दिल्ली की राजनीति करने वाले नेता और प्रभारी मंथन कर रहे हैं। जिन लोगों का नाम सोशल मीडिया पर घूम रहा है, वो लोग चुप्पी साधे हुए हैं। अब दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर सवाल कई हैं, लेकिन जवाब के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। 26 सालों के बाद बीजेपी की वापसी हुई है। एक दौर में 3 दिन मुख्यमंत्री बदल चुकी बीजेपी इस बार फूंक फूंक कर अपने कदम आगे बढ़ा रही है। उधर महाराष्ट्र में एक पगड़ी ने पॉलिटिक्स का नया पावर प्ले शुरू कर दिया है। शरद पवार ने बड़े ही सम्मान से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को पगड़ी पहना दी। इस पर उद्धव की शिवसेना आग बबूला है। शिंदे को तो गद्दार कहा ही, पवार पर भी प्रश्न उठा दिए कि कहीं पलटने की तैयारी में तो नहीं है शरद पवार। पवार के हाथों शिंदे को मिले इस सम्मान से उद्धव ठाकरे की शिवसेना इस कदर भड़क गई है कि सीधे एनसीपी चीफ शरद पवार को निशाने पर लेते हुए न सिर्फ पवार की सियासी समझ और पुरस्कार पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि एकनाथ शिंदे को फिर से गद्दार बोल दिया। इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं, जो राजनेताओं को देते हैं, वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। दरअसल दिल्ली में मंगलवार को एक कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे को शरद पवार ने महादजी शिंदे राष्ट्र गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया था, लेकिन पवार का ये कदम उद्धव की शिवसेना को पच नहीं रहा। जब महाविकास आघाड़ी के इन्होंने जिन्होंने सरकार गिराई है, जिन्होंने पीठ पे छुरा भुका हुआ, जो घातकी है, जो विश्वासघातकी लोग है, उनका सम्मान करने के लिए शरद पवार साहब जाना, ये समझ के बाहर की बात है। पवार का ये पैंतरा शिवसेना यूबीटी को समझ आता। उसके पहले दिल्ली में पवार से शिवसेना शिंदे गुट के सांसद नरेश भस्के की मुलाकात हुई। उद्धव की पार्टी की उधेड़ बूंद को और बढ़ा दिया है, जिस पर शिंदे सेना नमक छिड़क रही है। अरे तो बोलो ना, सामने आके नहीं बोलेंगे और पीछे नहीं मैं नाराज हूं, ऐसा थोड़ी चलता है। जो भी बोलना है सामने बोलो। लेकिन मुझे लगता है उद्धव ठाकरे ये सब चीजें नहीं बोलेंगे। वजह एक है कि उनके भी कुछ तो भी राज शायद संजय राउत के पास है, ना उसको डांटते ना शरद पवार से वो खुल के बात करते। दरअसल महाराष्ट्र में जब से महायुति सरकार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी है, तब से ही एनसीपी के दोनों धड़ों के एक होने की अटकलें लग रही हैं। अब शरद पवार की इन तस्वीरों ने सियासी हलचलों को और बढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है जनहित स्पेशल का। बात करेंगे उन लोगों की जो डार्क ह्यूमर के नाम पर समाज में गंदगी फैला रहे हैं, ऐसा कंटेंट प्रसारित कर रहे हैं जो चिंता का विषय है। विवाद बढ़ने के बाद ये अश्लील इन्फ्लुएंसर अपनी करतूत पर माफी मांग रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस शर्मनाक हरकत पर इनका माफी मांग लेना ही काफी है या फिर होना चाहिए बड़ा एक्शन। चेहरा नंबर 1, समय रैना। चेहरा नंबर 2, रणवीर इलाहाबादिया। चेहरा नंबर 3, आशीष चंचलानी। चेहरा नंबर 4, जसप्रीत सिंह। चेहरा नंबर 5, अपूर्वा माखीजा। ये वो 5 चेहरे हैं जो उस मंच पर मौजूद थे जहां अश्लील, अभद्र और कलंकित करने वाला बयान दिया गया। विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन टीवी पर उसे उसी अंदाज में न तो दिखाया जा सकता है, न ही सुनाया जा सकता है। ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना चाहिए। आओ भी चौराहे पे मुंबई में आ जाओ, तो दंगा करके भी चौराहे के ऊपर मारेंगे, हम फेमस करेंगे तेरे को भी। ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होना जरूरी। आज तक कार्रवाई नहीं होते हैं, इसके लिए इनका मन बढ़ता है। इनके खिलाफ प्रकरण दर्ज होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए।
इंडियाज गॉट लेटेंट नाम का एक यूट्यूब शो आता है जिसे समय रैना नाम का यूट्यूबर होस्ट करता है। इसी शो के एक एपिसोड में 32 साल का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर बतौर गेस्ट पहुंचा था। गंदा बयान रणवीर ने ही दिया था। भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रणवीर इलाहाबादिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बयान के विरोध में देश के अलग अलग शहरों में लोगों का गुस्सा भड़का हुआ है। भोपाल से लेकर मुरादाबाद तक लोगों ने प्रदर्शन किया, पुतला फूंका, कार्रवाई की मांग की। इस मामले में 3 अलग अलग केस दर्ज हो चुके हैं। 2 केस मुंबई में, 1 केस असम के गुवाहाटी में दर्ज किया गया। इंदौर, भोपाल में केस दर्ज करने के लिए शिकायत दी गई है। मामले को राष्ट्रव्यापी बनता देख महाराष्ट्र की पुलिस एक्शन में आ चुकी है। विवादित शो के दर्शकों को भी जांच में शामिल करने की तैयारी है। मुंबई में विवादित शो 14 नवंबर को शूट किया गया था, जबकि अपलोड 8 फरवरी को किया गया। चेहरे को मास्क से छिपाकर थाने से बाहर निकल रही इस लड़की का नाम अपूर्वा मखीजा है। इसने इसी शो के दौरान अश्लील बातें की थी। आज पत्रकारों ने पूछा तो मुंह से एक शब्द नहीं निकाल पाई। अपूर्वा कुछ बोलना चाहोगी? अपूर्वा, you want to say something? इस मामले में यूट्यूबर आशीष चंचला ने अपूर्वा मखीजा का बयान दर्ज किया गया है। मुंबई की खार पुलिस ने सभी आरोपियों से संपर्क किया है। इस शो के होस्ट समय रैना फिलहाल देश में नहीं है, लिहाजा उनसे सीधा संपर्क नहीं हुआ है। उनके वकील ने थाने पहुंचकर पक्ष रखा है। समय रैना देश का जाना माना यूट्यूबर है। खुद को स्टैंड अप कॉमेडियन बताता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कॉमेडी के नाम पर इसी तरह की घटिया बातें करता है। समाज को कलंकित करने वाली बातें खुद भी करता है, गेस्ट से भी करवाता है। अश्लीलता और नग्नता सरेआम परोसता है। पुलिस सूत्रों की माने तो समय रैना के पास शो का पूरा अनकट वीडियो है। ये एक तरह का पेड शो है। देखने वालों को पैसा देना पड़ता है। हालांकि बाद में इसके एपिसोड को यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है। समय रैना 17 फरवरी को देश लौटेगा तो पुलिस उससे पूरा वीडियो जब्त करेगी। खासकर जिस स्टूडियो में इस शो की रिकॉर्डिंग हुई थी, वहां पुलिस 10 फरवरी को ही जांच के लिए पहुंच गई थी। इस विवाद के मुख्य किरदारों में से एक तो समय रैना है, दूसरा रणवीर इलाहाबादिया। रणवीर पहली बार इस शो के दौरान गेस्ट बनकर पहुंचा था, जहां उसके मुंह से कलंक करने वाला बयान निकला था। रणवीर इलाहाबादिया मुंबई का रहने वाला है। सोशल मीडिया पर इसकी लाखों फैन फॉलोइंग है। पूरा परिवार काफी पढ़ा लिखा हुआ है। बावजूद इसके इसको किस तरह की शिक्षा मिली है उसके बारे पर टीवी पर नहीं बताया जा सकता। रणवीर शो के दौरान कहता है कि क्या अपने माता पिता को जीवन भर हर दिन इसके आगे ना तो सुनाया जा सकता है ना ही दिखाया जा सकता है। ये टिप्पणी ऐसी है कि आप ओछी, घटिया, निर्लज्ज जैसी कैटेगरी में इसे डाल सकते हैं। हालांकि 10 फरवरी को जब सोशल मीडिया पर ये बयान वायरस की तरह फैला तो रणवीर ने अपना माफीनामा भी जारी किया। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. लेकिन इस माफीनामे का कोई असर कहीं हुआ नहीं, क्योंकि मामला भारतीय समाज, माँ बेटे के पवित्र रिश्ते और संस्कार से जुड़ा है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक रणवीर ने एक विदेशी शो ओजी क्रू के शो ट्रुथ और ड्रिंक से इस विवादित बयान की कॉपी की थी। इस घटिया बयान के वायरल होने के बाद रणवीर को जो लोग जानते हैं उनको यकीन नहीं हो रहा। मुंबई में हमारे रिपोर्टर मृत्युंजय सिंह ने पड़ोसी और उस हनुमान मंदिर के पुजारी से बात की, जहां घर से निकलने के बाद रणवीर दर्शन के लिए जाता है। मुंबई के वर्सोवा इलाके में बे व्यू नाम की बिल्डिंग है, जहां पर रणवीर इलाहाबादिया रहते हैं और इसी बिल्डिंग के ठीक बाहर मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर रणवीर इलाहाबादिया पैर पड़ने आते थे, पुजारी जी से आशीर्वाद लेते थे और जो अन्य श्रद्धालु हैं उनसे आमना सामना भी होता था। रणवीर के पड़ोसी और मंदिर के पुजारी से मृत्युंजय ने बातचीत की तो वो काफी दुखी नजर आए। अपना भारत देश महान है और हमारी संस्कृति हर एक देश में गिनी जाती है और हमारा गुण गौरव होता है, तो किसी ने भी ऐसी अश्लीलता का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रणवीर इलाहाबादिया को आप पहचानते हैं? हाँ जी, पहचानता हूँ। रोज आना होता है यहाँ पर? रोज नहीं, जब भी आते वो दर्शन करके जाते हैं। उसे लोगों को खुश करने के चक्कर में ये सब चीज़ें बोलकर अपना बेमतलब का इमेज खराब कर रहे बाहर। मुंबई की जिस सोसाइटी में रणवीर और उसका परिवार रहता है, फिलहाल वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रणवीर सोशल मीडिया पर पॉडकास्ट करने के लिए जाना जाता है। बड़े बड़े नेता इसके शो में आ चुके हैं। पिछले साल भारत मंडपम में प्रधानमंत्री के हाथों इसे सम्मानित किया गया था।
डिसरप्टर ऑफ द ईयर अवार्ड स्थापित मानदंडों को चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड, जिसके विनर है रणवीर अलाहाबादिया। बधाई हो। सम्मान देने पर सवाल उठ रहे हैं और वापस लेने की मांग हो रही है। अश्लील विचारधारा का वीर कहा जा रहा है। वायरल बयान के विवाद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये मामला अब संसद में उठ चुका है। संसदीय समिति समन भेजने वाली है और इसके साथ ही महिला आयोग ने सबको पेश होने के लिए 17 फरवरी की तारीख तय की है। इस विवाद का साइड इफेक्ट ये है कि शब्दों से समाज को कलंकित करने वाले इन चेहरों के फॉलोअर्स सोशल मीडिया पर कम हो रहे हैं। इस विवाद में दोषी पाए जाने पर जुर्माने के साथ अधिकतम 3 साल की सजा हो सकती है। ये कहाँ का मजाक है? ये मजाक नहीं है, ये अश्लीलता है, ये भद्दा मजाक है। मशहूर सिंगर बी प्राक ने रणवीर की निंदा करते हुए समय के शो में जाने से मना कर दिया। मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। समय इसी तरह के बड़े बड़े लोगों को बुलाकर शो करता है और उस शो में इसी तरह की घटिया बातें होती हैं, जिन्हें डार्क कॉमेडी के नाम पर परोसा जाता है। अहमदाबाद में समय रैना का शो रद्द कर दिया है। शीला ऑडिटोरियम में ये शो 19 और 20 अप्रैल को आयोजित होने वाला था। बुक माई शो ने अहमदाबाद के साथ साथ सूरत, बड़ोदरा, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में भी शो की बुकिंग बंद कर दी है। और अब बात कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार की करेंगे। 1984 के सिख दंगों से जुड़े हत्या के केस में वो दोषी पाए गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। अब 18 फरवरी को सज्जन कुमार की सजा पर बहस होगी। ये केस 1 नवंबर 1984 का है। उस समय दिल्ली के सरस्वती विहार में 2 सिखों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सज्जन कुमार पर उग्र भीड़ की अगुवाई करने का आरोप है। आरोप है कि सज्जन कुमार के उकसाने पर भीड़ ने 2 सिखों को जिंदा जला दिया था। इससे पहले साल 2018 में सिख दंगा केस में ही सज्जन कुमार को दंगा भड़काने का दोषी पाया गया था। उस केस में सज्जन कुमार पहले से ही तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। सिख दंगा केस में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए मोदी सरकार ने 2015 में दोबारा जांच के लिए एसआईटी का गठन का ऐलान किया, जिसके बाद नए सिरे से मामले की जांच की गई। सिख दंगों से जुड़े करीब 80 मामलों को फिर से खोला गया है। दंगा पीड़ितों के परिजनों को 5 लाख रुपए का अलग से मुआवजा दिया गया, तो दूसरी ओर दंगों के कारण पंजाब छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में बस गए 1000 से ज्यादा पीड़ित परिवारों को पुनर्वास योजना के तहत 2-2 लाख रुपए भी दिए गए हैं। दिल्ली दंगों में सज्जन कुमार के खिलाफ 3 से ज्यादा केस हैं, जिनमें से 1 में वो बरी भी हो चुके हैं। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं अब आपको प्रयागराज। माघी पूर्णिमा पर महाकुंभ में 2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सख्ती, सजगता और पहले के हालात से सबक लेते हुए प्रशासन आज पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त और मुस्तैद नजर आया। भीड़ का समंदर तो उमड़ा ही, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेकिन आज कहीं से किसी भी तरह की अव्यवस्था की कोई खबर नहीं मिली, क्योंकि इस बार प्रशासन का होमवर्क कंप्लीट नजर आया। माघी पूर्णिमा पर भी सड़कों पर नरमुंड का सैलाब नजर आया। फिर हालात तिल रखने तक की जगह न होने वाले बन गए। फिर भयंकर भीड़ ने लोगों की सांसें फुला दी। लेकिन आस्था से ओतप्रोत प्रयागराज में भक्तों की भीड़ ने पूरे इत्मीनान और आराम के साथ महाकुंभ में पवित्र डुबकी लगाई। भारी भीड़ के बावजूद महाकुंभ में लोगों के चेहरे खिले नजर आए। लाख परेशानियों और लंबी दूरी तय करने के बावजूद ज्यादातर लोग महाकुंभ की दिव्य और भव्य व्यवस्था के गुणगान करते नजर आए। बढ़िया है, यहाँ पे स्नान की व्यवस्था भी अच्छी है। पैदल कुछ चलना पड़ा, सब आराम से? नहीं, आराम से हो रहा है सभी कुछ। हाँ, सभी आराम से हो रहा है और सभी व्यवस्थित है यहाँ का जो भी। आप कहाँ से आ रहे हैं? मीठापुर बेट द्वारका से। कैसा रहा? बहुत बढ़िया है सर। आपका कैसा रहा? गुजरात से आए, राजकोट से आए हम। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत प्रशासन वाले की बहुत सुविधा दिया है। तो ऐसी ही तस्वीरें और अनुभव हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा के कैमरे में भी कैद हुई। पर जो श्रद्धालु है पूरे उत्साह में है और वो इस वक्त आस्था की डुबकी लगाने के बाद या उसके पहले जयकारों में मस्त है, भजन में मस्त है। और आप देखिए गले में रुद्राक्ष है और आस्था का जो माहौल है वो पूरा बना हुआ है। लेकिन इस चहक इस महक के पीछे इस बार योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने पूरी ताकत लगा दी।
आज सुबह भी 4 बजे से ही लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के वॉर रूम से योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की मॉनिटरिंग शुरू कर दी थी। इस दौरान डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह से लेकर कई अधिकारी उन्हें पल पल का अपडेट दे रहे थे। माघी पूर्णिमा पर एक बार फिर भारी भीड़ की उम्मीद के चलते उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे। सुरक्षा, सुविधा, अपराध नियंत्रण और क्राउड मैनेजमेंट के हर पहलू पर फोकस रखते हुए सेफ्टी सर्किल बनाया गया। महाकुंभ के हर हिस्से में नजर रखने के लिए 2750 कैमरों के अलावा ड्रोन एरियल सर्विलांस का सहारा लिया जा रहा है, जो 24 घंटे एक्टिव है। हम लोगों ने लखनऊ में भी एक वार रूम बना रखा है, जहां से लाइव फीड हम प्रयागराज क्षेत्र का ले रहे हैं। लगभग 2500 से अधिक कैमरे हमारे एक्टिव हैं और उन सभी का लाइव फीड हमारे ICCC जो प्रयागराज में है वहां जाता है और यहाँ भी देखा जाता है। इसका असर आज माघी पूर्णिमा पर प्रयागराज की व्यवस्था में साफ देखा गया। प्रशासन ने सबक के साथ नया प्लान बनाया और मेला क्षेत्र से लेकर शहर को नो व्हीकल जोन घोषित किया। श्रद्धालु कई किलोमीटर तक पैदल चल रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सामान ढोने वाली ट्रॉली का इंतजाम किया गया, जिससे लोगों को राहत जरूर मिली। पूरे प्रयागराज शहर को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। बड़े वाहनों के आने पर पाबंदी लगाई गई है। 2 पहिया वाहन और ये जो ट्राली है, ये कुछ गली कूचों में चल रहे हैं और जो तमाम श्रद्धालु हैं, जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं या जो पैदल नहीं चल सकते, वो इस तरीके से सामान रखे जाने वाली ट्राली पर सवार हैं। प्रयागराज में कल्पवासियों का भी आज अंतिम दिन है। ऐसे में कल्पवासियों के निकलने के लिए भी प्रशासन ने पहले से ही होमवर्क किया है। सबसे अहम रही सुरक्षा, उसमें कोई चूक न हो जाए, इसके लिए प्रशासन ने अलग से भी तैयारी की। आप देख रहे हैं जनहित। चुनाव आते ही पॉलिटिकल पार्टियां वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम कोशिशें करती हैं। जनता के हाथों में डायरेक्ट कैश का वादा किया जाता है। जनता के ही टैक्स के पैसों से जनता को मुफ्त सुविधाएं देने की बात कही जाती है। लेकिन इस रेवड़ी कल्चर पर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को फ्री राशन और पैसा मिल रहा है, इसीलिए लोग काम करने से बच रहे हैं। जस्टिस BR गवई ने कहा कि दुर्भाग्य से इन मुफ्त सुविधाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है, उन्हें बिना काम किए ही राशियां भी मिल रही हैं। जस्टिस BR गवई ने कहा कि हम लोगों की चिंताओं को समझते हैं, लेकिन मुफ्त राशन और पैसा देने के बजाय बेहतर होगा कि ऐसे लोगों को समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाए, ताकि वो देश के विकास के लिए योगदान दे सकें। सुप्रीम कोर्ट ने शहरी गरीबी उन्मूलन पर सुनवाई करते हुए आज ये बड़ी टिप्पणी की है। आगे बढ़ते हुए अब आज का जनहित मंत्र। ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि समय सबसे बड़ा बलवान है, वो कभी भी एक सा नहीं रहता। सबसे बलवान वो है जिसके पास ताकत के साथ धैर्य और संयम भी है। बलवान तो रावण भी था, लेकिन विनम्रता, धैर्य और संयम राम के पास था। इसी से आप इन लाइनों को समझ सकते हैं। इसी के साथ आज जनहित में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ABP न्यूज, जो आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।